गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था पहले वीडियो में स्वर। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण अक्षर या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। एक बार फिर पढ़ेंगे। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन की संख्या 33 होती है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 33 व्यंजन हो जाते हैं। अब क, ख, ग, घ, ड़ ये क्या कहलाते हैं? क वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क वर्ग कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ ये क्या कहलाते हैं? च वर्ग कहलाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये क्या कहलाते हैं? ट वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट वर्ग कहलाते हैं। त, थ, द, ध, न ये क्या कहलाते हैं? त वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त वर्ग कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म ये क्या कहलाते हैं? प वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प वर्ग। य, र, ल, व ये चार व्यंजन अंतस्तः व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स है ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर ये इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। हमारी हिंदी भाषा के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 जमा व्यंजन की संख्या यानी व्यंजनों की संख्या या व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण या कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। 44 होती है। अब देखेंगे इनका निर्माण कैसे होता है। व्यंजन के उच्चारण में इन व्यंजनों के उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस यानी हमारे जो फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है वो हमारी बाहर निकलती है। वो मुख के किसी अवयव मुख का अवयव हो गया जैसे हमारा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ आदि से बाधित होती है। यानी इनके द्वारा ध्वनि कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ समय के लिए बाधित या रुकती है। तो हमारे यानी व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस यानी वायु हमारे मुख के अवयव जैसे उच्चारण स्थान हमारा हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि में जैसे कंठ, ओष्ठ, कंठ, तालु है। इस प्रकार इनसे मिलकर भी व्यंजनों की ध्वनियाँ निकलती हैं से बाधित होती है। बाधित यानी इनके द्वारा कहीं ना कहीं पर जो हमारी मुखमंडल से निकलने वाली जो श्वास है वो कहीं ना कहीं पर रुकती है या बाधित होती है।
तो वो क्या कहलाती है, बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होते हैं या उच्चारित होते हैं। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वे किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा या फिर उच्चारित होगा। जैसे हम प वर्ण का उच्चारण करेंगे, प का उच्चारण करने पर हमें प जमा ए की सहायता से उच्चारित होता है। प का उच्चारण करते हैं तो देखो प और ए की ध्वनि इन दोनों, यानी इसके अंदर क्या हुआ, ये ए क्या मिल गया, स्वर मिल गया। क्या मिल गया, स्वर मिल गया। इस स्वर की सहायता से ही किसका उच्चारण हुआ, इस प का। यदि हम इसके साथ में स्वर नहीं आता है तो प का उच्चारण प नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसमें लगा है हल, यानी हलंत लगा है। तो ये क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। इसलिए इसका उच्चारण प नहीं होगा। अब देखें ये हल चिन्ह क्या होते हैं। हल चिन्ह यानी वर्ण के स्वर रहित होने पर, किसके वर्ण, जैसे हमने क लिखा, इस क का जब हम टुकड़े करेंगे तो क प्लस ए, क ए, तो ए निकालने पर ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा। तो वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है हल चिन्ह। क्या है, जो कोई भी वर्ण है वो स्वर रहित होने का क्या है, परिचय, क्या पता बतलाता है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है या फिर उसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पाठे लिखेंगे तो पाठे, ठे के नीचे हलंत लगा और ये, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे ठे के अंदर से ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा, पाठे। जैसे हम विषव लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विषव लिखेंगे तो श यदि हमने पूरा लगाया तो क्या हुआ, इसके नीचे हलंत लगा। यदि हलंत हम नहीं लगाते हैं तो इस श को क्या लिखना होगा, हमें आधा लिखना होगा। क्या लिखना होगा, आधा लिखना होगा। जैसे हमने क्यारी लिखी, क्या लिखी, क्यारी, इस क के नीचे हलंत लगाया और यदि इस हलंत को हमने हटाया तो इस क को क्या कर दिया, हमने आधा कर दिया। तो क्या बन गया, ये क्यारी बन गया। अब हम करेंगे स्वर युक्त व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या करेंगे, स्वर युक्त व्यंजनों का क्या करेंगे, वर्गीकरण। एक नंबर होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। जैसे वर्ग, क वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, या उसके उच्चारण जो स्थान है उसको क्या बोला जाता है। जैसे क वर्ग के हैं क, ख, घ, घ, ये पांचों वर्ण, कितने वर्ण, पांचों वर्ण। और विसर्ग, कोई भी विसर्ग हो और है और दो स्वर आते हैं इसके अंदर, वो है ए और आ। इनका उच्चारण स्थान कंठ माना जाता है, यानी ये इनकी हवा कंठ के द्वारा बाधित होती है। किनके द्वारा बाधित होती है, कंठ के द्वारा। क, ख, ग, घ, र, विसर्ग और है ए, आ, इनकी कुल मिलाकर ये हुए 9 वर्ण। तो इनकी ध्वनि किसके द्वारा बाधित होती है, कंठ के द्वारा। या कहाँ से निकल कर आती है, कंठ से निकल कर आती है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, कंठे पड़ गया। क्या पड़ गया, इसका नाम है कंठे पड़ गया। अब जैसे अगला वर्ग होगा च वर्ग, यानी च वर्ग के पांचों वर्ण, च वर्ग के पांचों वर्ण। जैसे च, छ, ज, झ, ञ, ये और ये और श, ये और श, और ई और ई और ई, ये कहाँ से, जो हमारी प्राणवायु है या श्वास है वो कहाँ से बाधित होती है, हमारे तालुए के द्वारा बाधित होती है या तालु के द्वारा बाधित होती है। इसलिए से तालुव्य
ध्वनि बोला या बोली जाती है। अब टे वर्ग टे ठे डे ढे ण और रे ऋषि का उच्चारण भी इसी स्थान से होता है। श और र इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से। मूर्धा होता है तालु और दांत के बीच की जगह। तालु और दांत के बीच की जगह या बीच का स्थान होता है वो मूर्धा, यानी जिसे हम हमारी भाषा में मसूड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसूड़ा बोलते हैं। और जिसे हिंदी में इसे हम बोलेंगे मूर्धन्य। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य धन्य। तो टे वर्ग का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धन्य से होगा। और बाधित ध्वनि कहाँ से होगी? मसूड़ों के द्वारा। यह हमारी जो जीभ है वो किससे टकराएगी? टे ठे बोलते समय किससे टकराएगी? मूर्धा से या मसूड़ा से टकराएगी। अब पढ़ेंगे हम तय वर्ग को। तय वर्ग इसके पांचों वर्ण, तय वर्ग के पांचों वर्ण और लय और श इनके जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा या हमारी प्राणवायु किससे बाधित होती है? दांत से बाधित होती है। या हमारी जीवा किससे टकराती है? दांत से टकराती है। इसलिए इन ध्वनियों को दंत्य बोला जाता है। आगे पढ़ेंगे हम पै वर्ग। क्या पढ़ेंगे? पै वर्ग। पै वर्ग पढ़ेंगे तो पै वर्ग के पांचों व्यंजन, ये पांचों वर्ण, पै वर्ग के पांचों वर्ण और उ जब इनको हम उच्चारित करते हैं या इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे प्राणवायु हमारे होठों के को गोल करती हुई बाहर की तरफ निकलती है या होठों के द्वारा बाधित होती है। या हम हमारे होठों के द्वारा प्राणवायु, जो होठ होते हैं हमारे दोनों होठ जो एक दूसरे को नहीं टकरा, जैसे हम बोलते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाधित करते हैं, हवा को रोकने का प्रयत्न करते हैं और हमारी प्राणवायु होठों से टकराती हुई बाहर की ओर निकलती है। इसलिए उनका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओष्ठ्य बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा? ओष्ठ्य बोला जाएगा। आगे होगा ए और ए। ए और ऐ का उच्चारण स्थान होगा कंठ और तालु से दोनों से मिलकर होगा। अब इनका कंठ और तालु से मिलकर क्यों होगा? क्योंकि देखो ए का जब हम ए को हमने पढ़ा था कि ये क्या है? एक संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। इसका उच्चारण स्थान ए और ई से होता है। तो हम देखेंगे ए का कौन सा था? देखो कंठ था। कौन सा था? कंठ था। तो ये हो गया कंठ। और देखो फिर ए के साथ में क्या मिली थी? ई मिली थी। या बड़ी या छोटी दोनों, इनका उच्चारण स्थान कौन सा था? देखो तालु था कि नहीं था? ये देखो ये रहा, ये तालु रहा, ये तालु था। तो इसलिए दोनों को मिलकर, दोनों यानी दो स्थानों से मिलकर या दो स्वरों के मिलने से इनका निर्माण हुआ है। तो इनकी प्राणवायु भी दो जगह से टकराती हुई बाहर निकलेगी। इसलिए इसके उच्चारण स्थान को हम बोलेंगे कंठ तालव्य। क्या बोलेंगे? कंठ व तालव्य बोलेंगे। आगे जैसे वह है, वह का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ से होता है। ये भी एक अर्ध स्वर में गिना जाता है। इसलिए इनका स्थान, उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ होगा। इसलिए दंतोष्ठ्य बोला जाएगा। इसके उच्चारण स्थान को क्या बोला जाएगा? दंतोष्ठ्य बोला जाएगा। आगे है ओ और औ। ओ और औ देखो इनका निर्माण भी जैसे हुआ है। कैसे हुआ है? इसका निर्माण ए और ऊ से मिलकर हुआ है। किससे मिलकर हुआ है? ऊ से मिलकर हुआ है। तो ए का उच्चारण स्थान हम ऊपर देखेंगे क्या था? ए का स्थान कंठ था। क्या था? कंठ। तो ये हो गया कंठ। और ऊ का स्थान क्या था? ऊ का स्थान था देखो ओष्ठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या था? ओष्ठ। इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ व ओष्ठ। इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? कंठोष्ठ्य। क्या बोला जाएगा? कंठोष्ठ्य बोला जाएगा। आगे करेंगे नासिके व्यंजन। क्या? नासिके व्यंजन हमारे प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जैसे अड़े, ञ, अणे, न, ओनम, ये नासिका, इनकी ध्वनि बोलते समय जो ध्वनि होती है वो नाक के द्वारा बाहर निकलती है। किन के द्वारा निकलती है? नाक के द्वारा बाहर निकलती है। क्योंकि ये सभी हैं, देखो ये किससे भी टकरा रहे हैं? कंठ से भी निकल रही है ध्वनि, तालु से भी निकल रही है, मूर्धा से भी निकल रही है, दंत से भी निकल रही है
और ओठ से भी निकल रही है, यानी हमारे उच्चारण स्थान के जो पांचों स्थान है उन पांचों स्थानों से निकल रही है। निकल कर ये हा इनकी जो वायु प्राणवायु वे एक साथ कहाँ से निकलेगी, हमारे नाक से द्वारा बाहर निकलेगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नासिकेय बोला जाता है। अंतस्तः व्यंजन, अंतस्तः व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो दो चीजों के बीच की कड़ी हो, किसके, स्वर और व्यंजन दोनों की बीच की स्थिति के हैं, ना तो ये पूर्ण रूप से स्वर है और ना पूर्ण रूप से ये व्यंजन है, यानी इन दोनों की बीच की स्थिति के हैं, किनके, स्वर और व्यंजन के दोनों के बीच की स्थिति के हैं। अंत यानी बीच में, स्थित मतलब स्थित हैं व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दोनों के बीच में स्थित हैं वो क्या कहलाएंगे, अंतस्तः व्यंजन कहलाएंगे। ये कौन से होंगे, यह, र, ल और वह। वैसे देखा जाए तो अर्ध स्वर यह और वह ये दोनों क्या होते हैं, अर्ध स्वर भी बोले जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे उष्म व्यंजन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, उष्म व्यंजन के बारे में। उष्म व्यंजन, उष्म वैसे बोलते हैं गर्म को। देखो श, श, स और है, इसमें तीन श होते हैं, लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान, तीनों के उच्चारण स्थान में हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीवा यानी जीव है वो अलग अलग स्थान से टकराती है, यानी उनसे स्पर्श करती है। जैसे तो ये उष्म वर्ण व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, श, श, स और है। इन वर्णों का व्यंजन उच्चारण स्थान के साथ प्रवास, प्रश्वास यानी प्रश्वास का मतलब होता है जब हम प्राणवायु को वापस छोड़ते हैं। श्वास तो वो होती है जो वायु को लेते हैं, प्रश्वास वो होती है जो वायु को हम छोड़ते हैं, यानी छोड़ने वाली सांस जब हम वायु को वापस बाहर छोड़ते हैं कि घर्षण के कारण, घर्षण यानी जब हमारी वायु हम बाहर छोड़ते हैं तो वो घर्षण करती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राणवायु हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों से क्या करती है, जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा या ओष्ठ से क्या करती है, घर्षण करती है। घर्षण करने के कारण ये वायु थोड़ी सी गर्म हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उष्म। तो ये हमारी जीभ से, यानी हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय, किसका, श का उच्चारण करते समय तालु से टकराती है। श जो हमारी जीभ ऊपर की ओर किसके टकराती है, तालु के टकराती है। श का उच्चारण करते समय हमारी स जो हमारी जीभ का अग्रिम भाग है वो किससे टकराता है, मूर्धा से टकराता है। उस स का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दांतों से टकराती है, किससे टकराती है, दांतों से टकराती है या स्पर्श करती है। तो शैशलेटी का उच्चारण करते समय किससे टकराती है, किससे टकराती है, दांतों से। और स्टोन का उच्चारण करते समय किससे टकराती है, मूर्धा से। और शलगम से उच्चारण करते समय किससे टकराती है, तालु से। यानी शलगम श का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जीवा किससे टकराती है, तालु से टकराती है। षष्ठकोण का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा मूर्धा से टकराती है। और श का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो जीवा है किससे स्पर्श करती है, दांतों से स्पर्श करती है। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द, जैसे हम बोल संयुक्त व्यंजन अक्षय, त्रय, ज्ञ तथा श्र होते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्र, इनका विस्तार कैसे होता है, अक्षय कैसे बनता है, त्रय कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है और क और श जमा ए का उच्चारण जब इन तीनों का मेल होता है तो अक्षय बनता है। क्या बनता है, अक्षय। त जमा र जमा ए, इन तीनों का जब मेल होता है तो त्रय बनता है। ज और य और ए, इनका जब मेल होता है तो ज्ञ बनता है। अब देखो हम ज्ञ का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि ज्ञ प्लस ये ध्वनि निकलती है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद या इसको तोड़ेंगे या इसका विस्तार करेंगे ज्ञ का तो ये बनेगा न कि ये बनेगा, जबकि उच्चारण करते समय ध्वनि लगभग ऐसी ही निकलती है, लेकिन वास्तविक तौर पर आज के समय में इसका उच्चारण या इसका विस्तार इस प्रकार से माना जाने लगा है। श्रय, श और र
जमा ए की ध्वनि मिलकर क्या बनती है, श्र बनती है। तो बच्चों ये थे हमारे स्वर और स्वर और व्यंजन, इनको हमने पढ़ा। अब कल इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।